कंपनीज एक्ट 2013 इज द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो। दोस्तों, कॉर्पोरेट लॉ का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है कंपनी लॉ। ये लॉ का जो उद्देश्य है वो भारत में जो कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब कंपनी का जो संचालन है, यानी कि कंपनी फॉर्मेशन से लेके कंपनी के पब्लिक इशू, प्राइवेट स्पेसमेंट, देन पब्लिक इशू, आईपीओज, उसको कंट्रोल्स, एनुअल जनरल मीटिंग, रिलेशंस ऑफ द डायरेक्टर्स, मेंबर्स, लिक्विडेशन, ये सब कुछ ये कंपनी लॉ में होता है। कंपनी लॉ जो है हमारा कंपनी एक्ट 2013, इसके पहले ये 1956 का लॉ था। जब मैंने वकालत पढ़ा था तब मुझे कंपनी एक्ट 1956 था, क्योंकि मैंने मेरा लॉ का डिग्री कंप्लीट हुआ 89 में मेरा सनद आ गया। लेकिन ये लॉ रिवाइज हो गया, पूरा रिवाइज हो गया। अमेंडमेंट तो काफ़ी होते ही रहते हैं। रिवाइज होके कंपनीज एक्ट 2013 में ये कंप्लीट नया कानून अभी आ गया। तो ये कानून में टोटल चैप्टर जो है 29 है और टोटल सेक्शंस है 470 है। बहुत विस्तृत, बहुत अच्छा लॉ है। शेड्यूल है इसमें 1 to 7 शेड्यूल्स है। तो चलो हम थोड़ा सा इसका देखते हैं। इसका ये लॉ का मेनली जो यूज़ करते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं जो कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करते हैं। कॉर्पोरेट्स के पास ये लॉ का नॉलेज, उनकी जो लीगल टीम है उनको नॉलेज की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे परिचय दे रहा हूँ ये लॉ का। डिटेल में हम एक अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग वीडियो हो सकते हैं, ऐसे डिटेल में हम फ्यूचर में भी बनाएंगे। आज मैं ओवरऑल टोटल ये कंपनी लॉ के टोटल सब चैप्टर्स अब जो 470 सेक्शंस हैं, तो वो उसके बारे में आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें डेफिनेशंस वगैरह, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ। देन चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन कैसा करना, क्या करना, मैटर्स इंसिडेंटल वगैरह, ये सब आता है। इसमें लगभग सेक्शन 3 से सेक्शन 22 तक सेक्शन है। देन चैप्टर 3 जो है वो प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है। ये इसके बहुत अच्छे कड़क नियम भी है, सिस्टम भी है। इसके ऊपर सेबी का कंट्रोल भी है काफ़ी शेयर्स के मैटर्स के ऊपर। तो ये जो सेक्शन 23 से लेके ये चैप्टर मैंने 3 बताया। चैप्टर 3 में प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है और इसमें पार्ट 1 है पब्लिक ऑफर। इसमें सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 41 तक सेक्शंस हैं। देन पार्ट 2 जो है उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 42, जो इश्यूज ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस है ऐसा। देन चैप्टर 4 जो है उसमें शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, हाउ टू क्रिएट शेयर कैपिटल, डिबेंचर, उसके ऊपर नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। और जैसे जैसे अपघात होते गए, जैसे जैसे फ्रॉड होते गए, वैसे वैसे फिर हमारे देश में सेबी अस्तित्व में आ गया। सेबी के ऊपर भी मेरा एक अलग वीडियो आपको दिखेगा और भी आगे आएंगे। एज अ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर हमको सभी फील्ड में काम करना पड़ता है। हम स्पेशलाइजेशन नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में। हमको क्रिमिनल में काम करना पड़ता है, हमको कॉर्पोरेट में भी काम करना पड़ता है, हमको आर्मी के मैटर्स भी देखने पड़ते हैं, सभी देखने पड़ता है। इसलिए सभी का स्टडी करना पड़ता है, सभी के केस लॉज निकालने पड़ते हैं, सभी के ऊपर आर्गूमेंट्स करने पड़ते हैं। और ये काम करते समय आनंद भी आता है, थोड़ा बिजीनेस ज़्यादा बढ़ता है लेकिन आनंद भी आता है। ये बताने के लिए मुझे खुशी भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का मैंने बताया आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर है। इसमें सेक्शन 43 से लेके लगभग सेक्शन 72 तक का प्रोविज़न है इसमें। फिर चैप्टर 4 जो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज जो डिपॉजिट लेती है उसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं वो सेक्शन 73 से लेके 76A तक दिए हैं। देन चैप्टर 6 जो है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है। तो ये सेक्शन 77 टू सेक्शन 87 तक है। चैप्टर
7 जो है वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर है। तो उसमें सेक्शन 88 टू सेक्शन 122 तक की प्रोविजन इसमें है दोस्तों। बाद में चैप्टर 8 जो है वो है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें सेक्शन 123 टू सेक्शन 127। चैप्टर जो 9 है वो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, हाउ कंपनीज अकाउंट शुड बी मेंटेन लीगली वगैरह सब इसमें दिया है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वो सेक्शन 128 टू सेक्शन 138 इसमें दिए हैं। चैप्टर 10 इज रिलेटेड टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इसमें सेक्शन 139 टू 148 आते हैं। चैप्टर 11 में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में यह है। मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर के साथ साथ, और मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी एक एग्ज़ाम होता है, वो भी क्लियर करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी सर्टिफाइड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स में। तो वो पैनल पे होने के कारण ये अभी डायरेक्टर में काफ़ी चेंज हुआ है। कुछ हर कंपनी में कुछ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट लगते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में कभी हम एक आधा वीडियो बनाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, उसके बाद आपको उसका पता चलेगा। तो ये डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन, इसके बारे में ये चैप्टर है। इसमें सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 तक सेक्शंस हैं। चैप्टर 12 जो है 12 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, एनुअल जनरल मीटिंग है, स्पेशल जनरल मीटिंग है, ये ऐसे अलग अलग मीटिंग्स जो कंपनी की रहती है, कितने दिनों में लेनी, कब लेने की, ये सब का सेक्शन का इसमें 173 से लेके 195 तक सेक्शन है। उसमें अभी 94 95 ओमिट किया है, लेकिन सेक्शन हमारे लॉ के किताब में दिखता है, लेकिन ओमिटेड लिखा है। चैप्टर 13 जो है वो चैप्टर 13 है अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनेल। मैनेजरियल जो पर्सोनेल, मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं, या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं, इनका जो रेम्यूनरेशन है उसके बारे में प्रोविज़न है। सेक्शन 196 टू 205 205 तक ये सेक्शन इसमें है। चैप्टर 14 जो है वो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कौन से सिचुएशन में कर सकता है। आरओसी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के कंट्रोल कंपनी के ऊपर है, सेबी के कंट्रोल कंपनी के ऊपर है। ओके, कंपनी अगर ठीक ठाक काम करती है, कंपनी के हित के लिए है, अगर सब डायरेक्टर काम करते हैं तो कोई डरने की चीज़ नहीं है। लेकिन जब कंपनी का हित छोड़ के, इन्वेस्टर का हित छोड़ के, जब खुद के जेब भरने के लिए कंपनी के डायरेक्टर या के लोग काम करते हैं, तब थोड़े से कंट्रोल्स सेबी को, आरओसी को रखने पड़ते हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ये चैप्टर है। इसमें सेक्शन 2062 लेके 229 तक सेक्शंस हैं। बाद में चैप्टर जो 15 है 15 वो कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशंस, दो कंपनी कट्टाना वगैरह वगैरह, कॉम्प्रोमाइजेस करना, अरेंजमेंट करना, इसके ऊपर ये सेक्शंस हैं। सेक्शन 230 टू 240। देन चैप्टर जो 16वां है 16 प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट जो है, ऑपरेशंस जो है, इसका प्रिवेंशन कैसा करना, ये सेक्शन 241 से लेके 246 है। जब भी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, लिटिगेशंस होते हैं, तो इसके केसेस NCLT में चलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT की काफ़ी जगह पे ब्रांचेस हैं, और NCLT के बाद NCALT में इसका अपील आता है, NCLT के ऑर्डर के खिलाफ, नेशनल अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT। तो ये NCLT में जो अपीलेट केसेस आते हैं NCLT से, और NCLT के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील आता है।
हाई कोर्ट को इसमें किधर भी ये है, सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं है कंपनी लॉस के मैटर में, लेकिन हाई कोर्ट का रिट का जुरिडिक्शन है वो सुरक्षित है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने वो रिट का जुरिडिक्शन सुरक्षित किया है। तो अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 रिट जुरिडिक्शन के अंतर्गत कंपनी के भी मैटर रिट जुरिडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर हाई कोर्ट के अपील के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के में हमारे पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी लॉयर अच्छे ही है तो किसी न किसी लॉयर के पास वो मैटर जाते हैं। तो ये हो गया आपका, मैंने बस चैप्टर आपको बताया 16। अभी चैप्टर 17वां जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का है। अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के काफ़ी सेक्शंस अभी आईबीसी में भी आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में है, लेकिन ओरिजिनल ये कंपनी लॉ का ये है, ये सेक्शन 247 इसका है। देन चैप्टर जो है 18 रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कंपनी का रजिस्टर कंपनी आरओसी के पैनल से कंपनी का नाम रिमूव करने के संदर्भ में फिर ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शन 248 टू 252 है। चैप्टर 19 में रिवाइवल एंड रिहैबिटेशन ऑफ सिक कंपनीज हैं, लेकिन ये सब ओमिटेड है क्योंकि उसका कानून अलग आया है सिक कंपनीज का। फिर चैप्टर जो 20 है वाइंडिंग अप है, तो वाइंडिंग अप में अभी एक ही सेक्शन इसमें यहाँ दिख रहा है 270 मोड ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये मोस्टली हाई कोर्ट के अधिकार में है, लेकिन अभी आईबीसी के पास ये अधिकार गया है काफ़ी जगह पे। कुछ हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वाइंडिंग अप के जो मेन लिक्विडेशन के रिजोल्यूशन प्रोसेस वगैरह सब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, और अपग्रेडेड वीडियो भी आते रहेगा फ्यूचर में, देखते रहिए, वो कोई प्रॉब्लम है। मैं खास बात बताना चाहता हूँ, हमने अभी क्या किया है कि अल्टरनेट वेडनेसडे को, ओके, तो अल्टरनेट वेडनेसडे को शाम को 4:30 बजे लाइव सेशन रखा है फेसबुक के ऊपर, कभी यूट्यूब के ऊपर होगा, फेसबुक के ऊपर होगा, और ये लाइव सेशन में आपके जो सवाल है लॉ के बारे में, कोई लॉ के बारे में, वो क्रिमिनल लॉ हो, कॉरपोरेट लॉ हो, कोऑपरेटिव लॉ हो, कोई भी लॉ, आर्मी का लॉ हो, कोई लॉ हो, आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, कौन से लॉ में मालूम नहीं है, लेकिन पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स हैं, इसका भी क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा रखा है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा तहसील कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई संबंध ज़्यादा आता नहीं है, ओके, कभी प्रैक्टिस करते थे तब की बात अलग है, लेकिन भारत के कॉमन लोगों को भी संपर्क करते आना चाहिए, हमको कुछ पूछते आना चाहिए, और कॉमन लोगों तक भी हमने पहुंचना चाहिए। ये उद्देश्य से हमने अभी अल्टरनेट वेडनेसडे को वो सेशन शुरू किया है, तो ये भी मुझे बताना है। अभी हम आगे जाते हैं, पार्ट 2 जो है, पार्ट 1, इसमें वाइंडिंग अप का सेशन जो सेक्शन 270 बताया, बाद में पार्ट 1 में वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल से वाइंडिंग, एनसीएलटी से वाइंडिंग अप कैसा होगा ये दिया है। फिर इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं, 271 से लेके दोस्तों 303 तक है। फिर पार्ट 2 में वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोविजन है, लेकिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप यहाँ से ओमिट किया है, पूरे सेक्शन 304 टू 323 ओमिट कर दिया है, और वो उधर आईबीसी में लिया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ये 2016 में इसका जन्म हुआ है, नया बच्चा है, लेकिन बहुत क्रांति किया है, बहुत अच्छा क्रांति किया है। स्ट्रेस एसेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, उसका मेरा सेपरेट वीडियो देख लीजिए, मज़ा आएगा आपको। बाद में पार्ट 3 जो है वो प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप, ये सेक्शन 324 टू सेक्शन 358 तक के प्रोविजन इसमें है। देन पार्ट जो 4 है इसमें का ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर वगैरह, ये सेक्शन 359 से लेके 365 तक काफ़ी आईबीसी इसको कंट्रोल कर लेता है।
लेकिन अभी हाईकोर्ट को भी अगर लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट करना है तो आईबीसी के पैनल के ऊपर से ही वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लिक्विडेटर बोल के अभी अपॉइंट करते हैं। और आईबीसी पे पैनल पे जाने के लिए, आईबीसी के ऑफिशियल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, कैसा है, उसका एक मेरा सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं या आईबीसी रेफर कर सकते हैं। देन चैप्टर 21 जो है वो चैप्टर 21 में पार्ट 1 है कंपनी ऑथोराइज टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ओके, उसका सेक्शन 366 से लेके 374 तक सेक्शन है। पार्ट 2 जो है वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज, उसका सेक्शन 375 टू 378 तक है। देन चैप्टर 21A प्रोड्यूसर कंपनीज, इसमें पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी, देन पार्ट 2 है, पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी में डेफिनेशंस है, ये सेक्शन 378A में है। बाद में डेफिनेशंस होने के बाद पार्ट 2 शुरू होता है, इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज एंड अदर मैटर्स, इसमें सेक्शन 378B से लेके 378 तक है। बाद में पार्ट 3 है प्रोड्यूसर कंपनी का, इसमें मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें प्रोड्यूसर कंपनी का मैनेजमेंट है। ये 378O से लेके 370Z तक है, वोटिंग राइट्स तक वगैरह है। देन पार्ट 4 उसका है जनरल मीटिंग्स, प्रोड्यूसर कंपनी का जनरल मीटिंग। देन सेक्शन 378ZA है। देन पार्ट 5 है शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स राइट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, ये 378ZB से लेके 378ZD तक है। देन पार्ट 6 है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये 378ZE से 378ZJ तक है। देन पार्ट 7 है इसका लोन टू मेंबर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सेक्शन 378ZK से 378ZL तक है। पार्ट 8 है पेनल्टीज, 378ZM है। देन पार्ट 9 है अमलगेमेशन मर्जर एंड डिवीजन और डिवीजन, ये 378ZN है। और फिर पार्ट 10 है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, 378ZO है डिस्प्यूट्स। पार्ट 11 है मिससेलेनियस प्रोविजन, ये 378ZP से 378ZR तक है। पार्ट 12 है रिकन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी टू एंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें 378ZS से 378ZU तक है। देन चैप्टर 12 है कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ये 379 सेक्शन से लेके 398A तक है। यानी कि इंडिया के बाहर जो कंपनी कॉर्पोरेट होती है उसका इंडिया में संचालन करने के रूल्स है, ऐसा इसका अर्थ पकड़िए आप। चैप्टर आगे जो है चैप्टर 24 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फीस। देन सेक्शन, इसमें सेक्शन 396 टू 404 है। चैप्टर 25 है कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है, ये जो चैप्टर लिखे रहते हैं ना ये रोमन लिपि में रहते हैं। ये अगर हमारे रेगुलर इंग्लिश में रहते हैं तो वो पढ़ने में आसान जाता है। रोमन लिपि का वो एक्स फिर वी ऐसा वो ज्वाइन करके पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन के लिए देर लगता है उसका। तो ये चैप्टर मैंने 24 बताया, उसमें सेक्शन 405 है। सेक्शन 26 जो है वो निधिस के ऊपर है, इसमें सेक्शन 406 है। चैप्टर 26 जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल है, जो NCLT NCALT इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इसके बारे में ये दिया है। सेक्शन 407 से लेके सेक्शन 434 तक इसका प्रोविजन है।
बाद में स्पेशल कोड का चैप्टर है। चैप्टर जो है स्पेशल कोड का 28 है। तो स्पेशल कोड के बारे में सेक्शन 435 से लेके सेक्शन 446B तक है। ओके, कितना विस्तृत कानून बनाना पड़ता है, कितना है आपके चार्टर अकाउंटेंट को, आपके कंपनी सेक्रेटरी को कितना पढ़ना पड़ता है, आपके लॉयर को कितना पढ़ना पड़ता है। और तो चार्टर अकाउंटेंट की, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर की फ़ी अगर वक्त पे देते हैं तो उनका पढ़ने का चीज़ भी होता है। जस्ट एक मैंने थोड़ा सा एक अलग कुछ बताने के लिए, थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आपको बोला। चैप्टर 29 जो है वो मिसलेनियस है। इसमें 447 से लेके 470 सेक्शन तक है। यहाँ पे 470 सेक्शन में ये लॉ का सेक्शन खत्म होता है। बाद में शेड्यूल चालू होता है। शेड्यूल में फिर शेड्यूल 1 होता है। शेड्यूल बोले तो ये इसमें भाई कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट क्या चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट क्या चाहिए, ऐसे फॉर्मेट वगैरह शेड्यूल में बना के दिए हैं। शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 है और शेड्यूल 7 है। ऐसा भारत का कंपनी लॉ 2013 है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।